धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज। कैबिनेट में पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट को मिल सकती है मंजूरी। सचिवालय में होगी बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा। हरिद्वार और लक्सर में लाभार्थी सम्मान समारोह में होंगे शामिल। सरकार की योजनाओं के लाभार्थी को करेंगे सम्मानित। पाखरो टाइगर सफारी घोटाला मामला। ईडी आज हरक सिंह रावत से कर सकती है पूछताछ। ईडी की छापेमारी में कई दस्तावेज के साथ नकदी हुई थी बरामद। चमोली में ऊंचाई वाले इलाके में एवलांच की आशंका। डीजीआरई चंडीगढ़ ने जारी की चेतावनी। जिले के सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के दिए निर्देश। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। धामी कैबिनेट की अहम बैठक है आज। कैबिनेट में पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट को मंजूरी मिल सकती है। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी रखे जा सकते हैं। सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी। तो आज महत्वपूर्ण बैठक है धामी कैबिनेट की और कैबिनेट में पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट को मंजूरी मिल सकती है और कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो हैं बैठक में रखे जा सकते हैं। सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी। देहरादून से खबर। धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज। कैबिनेट में पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट को मंजूरी मिल सकती है। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले भी कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी रखे जा सकते हैं और सचिवालय में कैबिनेट की यह बैठक होगी। तो इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए जा सकते हैं। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी रखे जाएंगे। तो आपको बता दें सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी और इस कैबिनेट में पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट को मंजूरी मिल सकती है। धामी कैबिनेट की अहम बैठक है आज। कैबिनेट में पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट को मंजूरी मिल सकती है और कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी बैठक में रखे जा सकते हैं और साथ ही कई अहम फैसले भी लिए जाएंगे। सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी। धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज और इस कैबिनेट में पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी और डैमेज एक्ट को मंजूरी मिल सकती है। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी रखे जा सकते हैं। सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी। तो पहाड़ों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते पिछले 3 दिनों से भारी बर्फबारी हुई है और 3 दिनों बाद मौसम खुशगवार बन गया है। वहीं अब उत्तराखंड के कुछ जिलों में भारी बर्फबारी हिमस्खलन होने की भी संभावनाएं जताई गई हैं। 4 मार्च को शाम 5 बजे तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावनाएं जताई गई हैं, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग को एवलांच डेंजर 4 में लेवल 4 में रखा गया है, जबकि कुमाऊं के पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपद को डेंजर लेवल 3 की श्रेणी में रखा गया है और इन जिलों के ऊपरी क्षेत्र में बर्फबारी और एवलांच आने की भी संभावना जताई गई है। जिला प्रशासन की ओर से तहसील स्तर पर सभी आपदा परिचालन केंद्र को एडवाइजरी जारी करते हुए अलर्ट मोड पर रखा गया है और जन सामान्य को सूचना के माध्यम से भी अलर्ट कर दिया गया है। लोहाघाट में पल्स पोलियो अभियान शुरू हुआ, जिसका शुभारंभ उप जिला चिकित्सालय में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सोनाली मंडल की अध्यक्षता में निवर्तमान पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने किया। लोगों ने अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने के लिए पोलियो बूथों पर पहुंचे और इसके साथ ही घर घर जाकर बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। यह मतलब योजना और ये जो स्कीम है ये बहुत अच्छी लगी
और बहुत ही आने वाले समय में जो युवा पीढ़ी है, जो बालक हैं, ये हष्ट-पुष्ट रहेंगे और काफ़ी शानदार, काफ़ी अच्छा ये स्वास्थ्य विभाग का योगदान है और काफ़ी ये कोऑपरेशन से ये जो भी कार्यकर्ता जो भी करते हैं, बड़ी रुचि से और बड़े अहम भूमिका निभा करके ये पल्स पोलियो का कार्य करते हैं। आगे को भी अग्रिम आने वाले भविष्य के नौनिहाल बच्चों को इसी प्रकार से सभी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि बूथ में जाकर के ही ज़्यादा से ज़्यादा इनका योगदान और ज़्यादा से ज़्यादा पोलियो पिलाएं। धन्यवाद। ये पल्स पोलियो अभियान चल रहा है 3 मार्च से 5 मार्च तक है ये, और हम जो है तो अभी ये बूथ में हैं, बच्चों को गाड़ी रोक रोक के पोलियो पिला रहे हैं, क्योंकि हमें भारत पोलियो मुक्त करना है। तो हम इस कार्यक्रम को, ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है, हम आज बूथ में हैं, कल और परसों घर घर जाके बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाएंगे, क्योंकि जिंदगी की 2 बूंद पोलियो बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो ये बच्चे पोलियो से ग्रस्त होते हैं, वो पोलियो से हम मुक्त कराना चाहते हैं बच्चों को। रुड़की में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आई और इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बोट क्लब से एसडीएम कार्यालय तक पदयात्रा निकाली और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें अपनी आजीविका का निर्वहन के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मांग पूरी न होने पर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। 5,000 के वेतन में कुछ नहीं होता है। जो बहुत आंगनवाड़ी सहायिका बहुत गरीब है, उन्हें आवास की योजना का भी लाभ मिलना चाहिए। उनके बच्चों के नाम, उनका नहीं बनता तो उनके बच्चों के नाम का आवास की योजना का पैदा होना मिलना चाहिए, और हमारी नौकरी भी 10-11 हज़ार तक कम होनी चाहिए। 20 तारीख से कार्य बहिष्कार पे हैं और सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। उसके लिए हमने जो है डीएम साहब को, एसडीएम साहब को जगह जगह अपनी स्तर से ज्ञापन दिया है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए मजबूरन होकर हमें इधर आना पड़ा, ताकि हम जो है एसडीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री को हमारी मांगे पहुँच पाए। हम लोगों को मानदेय मिलता है 9,300 रुपये, जिसमें से 100 रुपये हमारा काट लिया जाता है कि ग्रेजुएटी मिलेगी रिटायरमेंट पे। आज तक शायद जितनी लड़कियां रिटायर हुई हैं, किसी को ग्रेजुएटी मिली नहीं है। लेकिन देखिए क्या होता है, वो 9,200 रुपये में भी हम लोगों को अगर 300 रुपये रोज़ का मिल रहा है, तो उन 300 में भी कोई भी सामान लाभार्थी के लिए पहुंचता है तो वो हम लोग अपने जेब से, पॉकेट से खर्चा करते हैं। उसी 300 रुपये में हमें वो भी खर्चा करना है। हम लोगों की मांग ये है कि कम से कम 18,000 रुपये एटलीस्ट हमारे कर दिए जाएँ। आंगनबाड़ी की बहनों ने अपना मानदेय वृद्धि से संबंधित माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक प्रेषित कर दिया जाएगा। खबर देहरादून से है, जहां धामी कैबिनेट की अहम बैठक है आज और कैबिनेट में पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट को मंजूरी मिल सकती है। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी रखे जा सकते हैं। सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी। फिर इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनसे जानकारी ले लेते हैं। विनय, धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक है, कई प्रस्ताव आज इस कैबिनेट बैठक में रखे जा सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, आज धामी कैबिनेट की जो महत्वपूर्ण बैठक है वो सचिवालय में कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। और ऐसे में देखा जा सकता है कि जो ये बैठक है, इस बैठक में प्राइवेट और पब्लिक जो प्रॉपर्टी है उसको लेकर के जो है एक्ट भी, उसको जो यहाँ पर एक्ट बनाया जा रहा है उसको भी मंजूरी मिल सकती है। तो देखा जा सकता है कि अब जो इस एक्ट के बनने से यहाँ पर जो लोग प्रदर्शन करते हैं या फिर इस दौरान जो सरकारी जो यहाँ पर वाहन है या फिर सरकारी जो प्रॉपर्टी है या फिर निजी जो प्रॉपर्टी है उसको इस दौरान नुकसान जो पहुँचाया जाता है, तो उनके खिलाफ जो है सख्त कार्यवाही करने के साथ ही जो है उनसे जो वसूली है उस इन सब चीज़ों को लेकर के जो है वो भी की जाएगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो मुद्दा है इस दौरान इस कैबिनेट में रखा गया है, जिसमें मंजूरी मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। साथ ही साथ बात की जाए जो शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर जो है यहाँ पर इस कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। साथ ही कई महत्वपूर्ण ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आज कैबिनेट में चर्चा की जाएगी। जी जय विनय, कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जिनको लेकर चर्चा की जाएगी। ऐसे कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव होंगे जिनको हरी झंडी भी मिल सकती है इस बैठक में, तो ऐसे कौन से प्रस्ताव हो सकते हैं जिन्हें हरी झंडी मिलेगी?
जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर विभागों की अगर बात करें तो जो कई विभाग ऐसे हैं जिनके कार्यों को लेकर के जो है इस कैबिनेट में चर्चा की जानी है। साथ ही जिस तरह से जो है प्राइवेट और प्राइवेट के साथ-साथ जो है यहाँ पर निजी संपत्ति की अगर बात की जाए उसमें जिस तरह से जो यहाँ पर नुकसान पहुँचाया जाता है प्रदर्शनकारियों के द्वारा, इसके साथ ही जो है ये एक्ट बनाने को जो मंजूरी है इस दौरान इस कैबिनेट में मिल सकेगी, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में लगातार जो है धरना प्रदर्शन जो है वो जारी रहते हैं। इस दौरान जैसे हल्द्वानी की ही अभी बात की जाए, जिस तरह से सरकारी संपत्ति के उसमें जो है वाहन में आग लगाई गई थी, उस पर भी जो है यहाँ पर उत्तराखंड सरकार द्वारा कार्यवाही की गई है। तो इस जिस तरीके से जो कैबिनेट की अगर बात करें, आज जो महत्वपूर्ण जो कैबिनेट बैठक रखी गई है, इसमें मुख्य जो बिंदु आज रहने वाला है, जो बड़ा बिंदु जो है इस दौरान रहने वाला है एक्ट के तहत, तो वो यही है कि अब जो भी प्रदर्शन अगर कोई इस दौरान करता है या फिर सरकारी संपत्ति में जो है यहाँ पर क्षति पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, तो उसकी भरपाई जो है उसको इस एक्ट के तहत जो है करनी पड़ेगी। और काफ़ी महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं वो भी आज इस कैबिनेट में होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। जी विनय, काफ़ी अहम मानी जा रही है बैठक और ऐसे कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जो इस बैठक में रखे जा सकते हैं। फिलहाल जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भगवानपुर में तेज हवा के साथ बारिश से गेहूं और सरसों की फसल को नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। बारिश से सब्जी की फसल को भी नुकसान हुआ। किसानों को अपने परिवार के भरण पोषण की चिंता सता रही है। इतनी मूसलाधार बारिश हुई जी, देखो आप रात ये इतनी फसल कहीं हो गई थी, सारी बेकार हो गई बिल्कुल। अब खाने में पहले गोभी का भी सी थी, अब वो ओलावृष्टि से बेकार हो गई। अब इन्हें सोच रहे कि क्या करे, गवर्नमेंट कुछ देना चाह सकती है, दे सकती है गवर्नमेंट। अब यही तो बेकार हो गई, क्या करे बताओ। पहले 4-5 क्विंटल निकल जाता था बीघे में, 1 क्विंटल भी निकलने का। नुकसान तो देख कम से कम लाखों रुपए का मानने है जी। सरकार तो यही मांगे जी, कुछ देना चाहती है, छोटे किसानों को तो दे सकती है, थोड़ी बहुत चाहिए सरकार को जी। ये तो बिल्कुल प्लान हो गया है जी। बीघे में कम से कम 4 बोझे का नुकसान है जी। गोभी का जी कम से कम 50,000 रुपये का नुकसान है जी। ये तो 10 बीघे है जी। ये तो यार 2-4 बोझे खिंचकर हो गई जी। वो दे सका जो कुछ भी दे सकते हैं जी। खबर देहरादून से है। बीजेपी ने उत्तराखंड की 3 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया और टिहरी लोकसभा सीट से राज्यलक्ष्मी शाह को फिर चुनावी मैदान में उतारा गया है। टिहरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित होने के बाद सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्र का आभार जताया। माला राज्यलक्ष्मी शाह का कहना है कि पार्टी ने जो भरोसा उन पर जताया है उस पर वह खरा उतरेंगी और कार्य करती रहेंगी। चौथी बार होगा भाजपा ने टिकट दिया और मैं बहुत आभारी हूँ हमारे शीर्ष नेतृत्व को और हमारे यहाँ उत्तराखंड के धामी जी अध्यक्ष जी और सभी सीनियर लोगों को और सभी हमारे लोगों जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और उनका आशीर्वाद मिला। और बहुत ही अच्छी बात है कि जो भरोसा मुझ पर दिए हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं उसी अनुसार आगे भी काम करूँ और जो बाकी काम रह गया था उसको भी आगे कराऊँ। जो समय मुझे दिया है उस समय तक जितना जो काम मैं कर सकूँगी मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि आदरणीय मोदी जी का जो विचार है उसको हमें सब आगे लेकर जाना है। और मेरा यही विचार है कि हम सब मिलकर एक होकर काम कर मोदी जी को कमल का फूल को आगे बढ़ाएं, जैसा कि हमें बोला गया है और हम लोग मिलकर ही करेंगे कमल को। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिले में सुरक्षा को लेकर इंतजाम शुरू हो गए हैं, जिसके लिए फोर्स का आना शुरू हो चुका है और हरिद्वार में एसएसपी की बटालियन तैनात की गई है, जिसका हरिद्वार पुलिस ने बड़े जोरों से स्वागत किया। बता दें कि लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए अलग अलग जिलों में सशस्त्र सेना को तैनात किया जा रहा है। फिलहाल हरिद्वार में एसएसपी की 3 बटालियन को तैनात किया गया है, जिसका स्वागत हरिद्वार पुलिस ने फूलों की वर्षा करके किया।
हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में सहकार भारतीय संगठन के 2 दिवसीय अधिवेशन की शुरुआत हो गई है। उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित कर अधिवेशन का उद्घाटन किया और मंत्री धन सिंह रावत ने इस दौरान विभिन्न स्वयं सहायता समूह द्वारा लगाई गई स्टॉल्स की जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि सहकार भारतीय संगठन के अथक प्रयासों से ही सहकारिता के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है। मोदी सरकार ने सहकारिता के लिए मॉडल बायोलॉज बनाया है और उन्होंने दावा किया वैसे तो उत्तराखंड सरकार भी सहकारिता के लिए बेहतर काम कर रही है, लेकिन अब बहुत जल्द ही मोदी सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड में भी मॉडल बायोलॉज बनाया जाएगा। सेक्टर में जितने भी चेंजेज हुए हैं आज तक वो सहकार भारती के अथक प्रयासों से किए गए हैं, क्योंकि सहकार भारती बार बार जो है सरकार के पास कहती है कि भाई किसानों के लिए करना चाहिए, किसानों में ये होना चाहिए, और उत्तराखंड राज्य 0% पर जो ऋण देता है 8 लाख से ज़्यादा किसानों को हम ऋण देते हैं, 8000 से ज़्यादा महिला समूह को दे रहे हैं। और अब कोऑपरेटिव सेक्टर में बहुत बड़ा काम हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और हमारे देश के गृह मंत्री जी और सहकारिता मंत्री जी कर रहे हैं। पैक्सों का कंप्यूटराइजेशन हो गया, पैक्स में जो है वंशवाद ख़त्म हो गया है, मॉडल बायोलॉज बन गया है। हम भी अपने राज्य में इस मॉडल को इस बार ला रहे हैं ताकि चुनाव में महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी ज़्यादा बढ़ाया जा सके और बहुत अच्छे लोग कोऑपरेटिव सेक्टर में आ सके। राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो सहकार भारती की है, ये सबसे एपेक्स बॉडी है सहकार भारती की। सारे निर्णय सहकार भारती की, यही हमारी बॉडी है जहाँ निर्णय मंजूरी ये हमारा साल में एक बार होता है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक एक बार होती है, फिर हम अगले 1 साल का हमारा रोड मैप, हमारे प्लान्स, हम कहाँ काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, ये पूर्ण विषयों पर 2 दिन की चर्चा होती है। सरकार की और समाज की जिस तरह की दिशा नीति है, कार्य नीति है, उसमें सहयोग माननीय प्रधानमंत्री जी भी जनता से कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये पूरी सहकारिता की नीति है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने कचहरी स्थित एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश में लोगों का राशन कार्ड तक बनवाना दूभर हो गया है। साथ ही कहा कि भाजपा डबल इंजन सरकार का नारा देती है, लेकिन जन समस्याओं के निस्तारण के लिए सिंगल इंजन भी काम नहीं कर पा रहा है। वहीं उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के चल रहे विरोध प्रदर्शन को भी समर्थन दिया। साथ ही कहा कि 80 समाज के लोगों को दिए गए सरकारी पट्टों को भी धामी सरकार ने खारिज कर दिया। हमारे यहाँ लेडीज के जो है नए जो कार्ड बनने थे वो बिल्कुल नहीं बन पा रहे हैं। उन्हें जो फ्री में जो अनाज मिलना था वो नहीं मिल पा रहा है। डबल इंजन की सरकार जो कह रही है हम लाखों करोड़ अनाज जो है फ्री में मुफ्त में बांट रहे हैं और कार्ड धारकों को दे रहे हैं, बीपीएल कार्ड धारकों को, वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं बहुत सारी लेडीज यहाँ पे आई हुई हैं जो अपनी शिकायत लेकर आई हैं। उन्हीं के कहने पर आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री हरीश रावत जी यहाँ धरने में पहुंचे हैं और उनकी मांगों को भरपूर तरीके से यहाँ पर उठाया जाएगा और उनकी मांगे मंजूर कराने के लिए सीएम धामी साहब से और भाजपा की जो मोदी सरकार जो डबल इंजन की सरकार है तो उन्हें जगाने का कार्यक्रम किया गया। भोजन माताएं, महिला समाख्या, महिला स्वयं सहायता समूह, ये उत्तराखंड की नारी शक्ति के प्रतीक हैं और उनके मजबूत स्तंभ हैं और इनको जिस तरीके से सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है, इनकी मानदेय की मांगे नहीं बल्कि कुछ सुविधाएं जो हम इनको दे करके गए थे, जिसमें टेक होम राशन के से लेकर के और बहुत सारी व्यवस्थाएं करके गए थे, कोर्स बना करके गए थे, वो सब इन्होंने ख़त्म कर दिया। नए बीपीएल कार्ड बन नहीं रहे हैं गरीबों की संख्या बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। असहाय लोगों की संख्या बढ़ रही है, महिलाएं, विधवा महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, लेकिन बीपीएल कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं और बीपीएल परिवारों में नई आवक बच्चे हो रहे हैं, उनके नाम राशन कार्ड में दर्ज नहीं हो रहे हैं, तो उनको उनके राशन कार्ड उनको मिले वापस, इसके लिए। और बड़ी संख्या में गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, तो ये 4 मांगों को लेकर के हम यहाँ
IIT रुड़की के ओपी जैन ऑडिटोरियम में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें नोडल अधिकारी आशीष पांडे ने कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य किसानों, छात्र छात्राओं को जल प्रबंधन, जैविक खेती, मिश्रित खेती और मौसम परामर्श के बारे में जागरूक करना है। मुख्य अतिथि पद्मश्री भारत भूषण त्यागी ने जैविक खेती, मिश्रित खेती के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फसलों को पोषण देने के लिए बाहर से पोषक तत्व मृदा में डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खेत की मिट्टी में इतनी क्षमता होती है कि वो जैविक पोषक तत्वों के माध्यम से फसल को पोषण प्रदान कर सकें। गांव का विकास कैसे हो, आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना हो, किसानों का सशक्तिकरण हो, आमदनी की बात हो, पर्यावरण के संतुलन की बात हो, तो मौलिक रूप में एक नई मानसिकता के साथ देश कैसे आगे बढ़े, ये संकल्पना यशस्वी प्रधानमंत्री जी की रही। उसी दिशा में IIT में एक गंभीर चिंतन के लिए यहाँ पर सारे लोग बैठे, वैज्ञानिक भी साथ हों, संस्थान भी साथ हों, गांव भी साथ साथ हो और प्रयोगकार किसान भी साथ हो। एक फसल से अधिकतम उत्पादन नहीं लिया जा सकता, उसके लिए प्राकृतिक नियम को समझना है कि विविधता में किस प्रकार से अनेक फसलों को लगाकर हम ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। उन्नत भारत और व्यक्तिगत रूप से क्या हम मदद कर सकते हैं, हम हमारी जो सामर्थ्य है उसके अनुसार भारत को मजबूत करने के लिए हमारा क्या योगदान हो सकता है, इस विषय को लेकर IIT रुड़की में जो जल संस्थान है, युवा पीढ़ी जो हमारे भारत की शक्ति है, इस शक्ति को उन्नत भारत के साथ कैसे जोड़ें, जो हमें अनुभव मिले हैं। सरकार ने हम सबको पद्म सम्मान से सम्मानित किया है और यहाँ पर ये भारत का ही नहीं बल्कि साउथ एशिया के देशों का पहला जल संबंधित IIT का संस्थान है और यहाँ से तमाम बड़े बड़े वैज्ञानिक निकले हैं। तो हम सब मिल करके, हमारी सबकी कोशिश है कि जो कुछ हम लोगों के पास ज्ञान है या हमने जो सीखा है, पुरखों से प्राप्त हुआ है, शिक्षकों से प्राप्त हुआ है, गुरुजनों से प्राप्त हुआ है, देश से प्राप्त हुआ है, ये बच्चों के साथ हम साझा करें। रासायनिक खेती में क्या है, पहले किसान जब गौ आधारित खेती करता था और अपने जो खेतों में जो खरपतवार होते हैं उनसे खाद बनाकर, यानी कि अपने रिसोर्सेज खुद ही पैदा करता था और खेती करता था, वो टिकाऊ खेती थी। आज सब कुछ बाजार पर निर्भर हो गया और किसान जो पैदा कर रहा है ना वो खाने योग्य है, ना ही किसान को फायदा है। ऐसे समय में IIT रुड़की ने जो एक सेमिनार करवाने का निर्णय लिया है, किसानों को बुलाया है, किसानों को सिखाने का काम किया है, ये एक अच्छा कदम है IIT रुड़की का और इसमें किसानों को प्रेरित कर रहे हैं कि जैविक खेती के लिए, प्राकृतिक खेती के लिए, और ये जरूरी है कि देश में जैव मुक्त खेती हो और रसायन से छुटकारा हो। उत्तराखंड सरकार चार धाम यात्रा को सफल बनाने की तैयारी में जुट गई है। यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में इस बार यात्रा में कुमाऊं के चिकित्सकों की भी तैनाती की जाएगी। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव R राजेश कुमार का कहना है कि चार धाम यात्रा में करीब 150 डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि इस बार यात्रा से जुड़े जिलों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के डॉक्टरों को यात्रा रूटों पर तैनाती न देकर कुमाऊं क्षेत्र के डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी और प्रशिक्षण के बाद ही डॉक्टरों की ड्यूटी यात्रा रूटों पर लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर को हाई एल्टीट्यूड फर्स्ट एड दिए जाने संबंधी ट्रेनिंग कराई जाएगी ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर इलाज मिल सके। 100-150 डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की पोस्टिंग होती है, लेकिन इस बार प्रयास ये भी है कि चारधाम यात्रा के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, खासकर हमारे उत्तरकाशी है, रुद्रप्रयाग है, चमोली है, तो यहाँ से हम लोग डॉक्टर्स को पोस्ट करेंगे। इनकी हम लोग ट्रेनिंग करा के इनको इस बार हम लोग पोस्ट। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और येलो अलर्ट के चलते विंटर डेस्टिनेशन औली पूरी तरह से बर्फ की परत से ढक चुका है। बता दें कि औली में पिछले 3 दिनों से निचले इलाकों में बारिश और हल्की बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से हिमक्रीड़ा स्थली औली में 2 से 3 फुट बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। वहीं बर्फबारी के बीच पर्यटक औली की बर्फीली वादियों में फन स्कीइंग और चेयरलिफ्ट का आनंद उठा रहे हैं। बता दें कि बारिश और बर्फबारी होने से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी खिल गए हैं। स्कीइंग कर रहे हैं तो अच्छे से बर्फ भी हो रही है और स्कीइंग का मज़ा भी ले रहे हैं और काफ़ी अच्छा है। आ जाइए और विजिट कीजिए, बहुत अच्छी जगह है, बहुत मज़ेदार बर्फ है और हमारे जो खिलाड़ी हैं उनके लिए भी और जो कारोबार हैं उनके चेहरे देखो आप पूरे खिल चुके हैं। जैसे हमारे दिनेश MD साहब हैं, उनके चेहरे में देखो थोड़ा सा आज
रेड भी हो गए वो, और आज भी आकर भी नहीं आ रखे वो, तो पूरा मजा ले रहे हैं वो। आज सुबह से बोले कि आज पूरा दिन भर खुश हैं वो। आज जिस तरह से आज सुबह से काफ़ी हैवी स्नोफॉल यहाँ पे हुआ, तो ये काफ़ी अच्छी खबर है। सारे पर्यटन व्यवसायी या कोई टूरिस्ट भी यहाँ पे आ रहा है जो स्कीइंग के लिए आना चाहता है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी न्यूज़ है। फायदेमंद साबित हो रहा है, जो कि यहाँ पे कोर्स वगैरह चल रहा है, जो हमारे यहाँ पे इस बार जनवरी नहीं गिनने के कारण टूरिस्ट आजकल बहुत बढ़ गया है, और यहाँ पे बहुत सारे कोर्स वगैरह स्की वगैरह चल रहा है, सबका कारोबार बढ़िया चल रहा है इस बार। हिमक्रीड़ा स्थली औली में यहाँ पर आज सुबह से लगातार हिमपात चल रहा है, और पिछले 3 दिनों की बात की जाए तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते जो गढ़वाल हिमालय के ऊंचे जो पर्वतीय इलाके हैं लगातार बर्फबारी की चपेट में, और इसी तरह हिमक्रीड़ा स्थली भी आज सुबह से इसमें लगातार बर्फबारी हो रही है। ठीक पीछे आप देख रहे हैं लोग बर्फबारी के बावजूद यहाँ पे फन स्कीइंग, टेस्ट ट्यूब, टायर और जो यहाँ पे स्की लिफ्ट है, चेयर लिफ्ट है, उसका आनंद उठा रहे हैं। और सुबह से लगभग 6 इंच बर्फ यहाँ पे जम चुकी है, और 1 से 1.5 फुट बर्फ नंदा देवी इसकी ढलान में पहले से यहाँ पे मौजूद है। बावजूद इसके यहाँ पे पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। हालांकि कुछ स्थानों पे जो वाहन है वो बर्फबारी के चलते रुक के चल रहे हैं, लेकिन जो 4x4 जिप्सी टैक्सियाँ वो लगातार औली पहुँच रही है और पर्यटकों को एक अच्छा जो है सपोर्ट कर रही है। विंटर डेस्टिनेशन औली से संजय। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।